हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है जेई टी पॉइंट में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हम अभी तक 3-4 पार्ट में देख चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, वेव मॉडल ऑफ एटम। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना। उसके पहले हम देखते हैं कि जैसे हम पढ़ाए एक आपको समझाने के लिए मीम्स की तरह थॉमसन मॉडल। अच्छा, कुछ इनका ड्रॉबैक था तो इनको कौन सही किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमी थी तो नेल्स बोर ने। इन तीनों को कौन करेक्ट किया? श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जस्ट आपको एक समझाने का तरीका था। आगे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। दो, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो कौन थे? फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली सजेस्ट दैट इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ पार्टिकल एंड वेव, देन इट्स ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू फॉर द मैटर आल्सो। उन्होंने बोला अगर लाइट जैसे बिहेव करती है पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो उसी हिसाब से सारे मैटर भी दो बिहेवियर शो करते हैं, जैसे एक वेव्स एंड एक पार्टिकल नेचर। आगे देखते हैं, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करके ये प्रूफ करना चाहा। उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी, जैसे एक इक्वेशन दिया। उन्होंने बोला कि वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मतलब क्या? लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? लेमडा इज इक्वल टू h/p। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के h क्या है? एक प्लैंक कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, लेमडा इज इक्वल टू h/p। लेमडा इज इक्वल टू h/p। p एक मोमेंटम है। फिर उन्होंने इस थ्योरी को आइंस्टाइन से भी जोड़ा, इज इक्वल टू mc²। वहां से उन्होंने रिलेशन को इक्वल रखा तो यहाँ पाया लेमडा क्या है? h इज इक्वल टू p। मतलब उन्होंने कन्फाइन कर दिया, कंफर्म कर दिया। आगे हम बात करते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू h/p। अब इन्होंने इससे क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या किया? उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ लेमडा डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ईदर m और v और बोथ। इसका मतलब क्या कि लेमडा था h/p, इसको हम क्या लिख सकते हैं? h/mv। उन्होंने बोला लेमडा कम होगा या मास बढ़े या वेलोसिटी बढ़े या फिर दोनों बढ़े। मतलब क्या है? एच और लेमडा और एमवी में क्या रिलेशन है? एक इनवर्स रिलेशन। उन्होंने इसे इंटरप्रिटेट किया। क्या इंटरप्रिटेट किया? कि द वेव लेंथ ऑफ मेनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एन एरोप्लेन और क्रिकेट बॉल इज वेरी लो बिकॉज ऑफ दियर हाई मास। मतलब क्या कि जो बड़ी चीजें हैं जैसे एरोप्लेन हुआ या क्रिकेट की बॉल हुआ, वो उनका क्या, वो उनका हाई मास की वजह से उनकी जो वेव लेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? वेव लेंथ कम होती है। ठीक, इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। आगे हम बात करते हैं बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली। अच्छा, बोर्स थ्योरी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेम थे क्या? जैसे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अ वेव दैट फ्लो इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला जैसे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो जो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। क्या? वेव लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट था वो कौन बताया था? बोर नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में विथ फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो क्या रखे थे उन्होंने इससे? एक अगर मान लेते कि ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस 2πr है, तो उन्होंने मोमेंटम में क्या रखा था बोर ने? mvr इज इक्वल टू nh/2π। एन क्या है? एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 रहेगा, एक ना कि 0.5 नहीं हो सकता। तो मतलब nh/2π के फॉर्म में रहेगा। आगे हम बात करते हैं, तो विच अच्छा एंगुलर मोमेंटम बताए थे बोर ने, mvr इज इक्वल टू nh/2π। इट इज क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोर थ्योरी। इससे यह पता चलता है कि जो बोर्स की थ्योरी थी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी वो क्या था? सिमिलर था। आगे हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिंपल उन्होंने बोला था कि एक ही साथ साइमल्टेनियसली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एक साथ ही मोमेंटम और पोजीशन
किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाला जा सकता। अगर हम पोजीशन एक्यूरेट निकालेंगे तो हमको मोमेंटम में कुछ गलतियां हो जाएंगी, अगर मोमेंटम एक्यूरेट करेंगे तो हमको गलती पोजीशन में हो जाएगी। यही था स्टेटमेंट ऑफ हेसेनबर्ग। उन्होंने बोला था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक ही साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं बताया जा सकता। यही था हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दिया डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या? डेल्टा एक्स क्या है? ये चेंज इन पोजीशन है। क्या है? चेंज इन पोजीशन है। क्या है? चेंज इन पोजीशन है। और डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। वो ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर है। इससे उन्होंने एक चीज इंटरप्रेट किया कि अगर डेल्टा एक्स एक्यूरेट आ जाएगा, क्या डेल्टा एक्स एक्यूरेट आएगा तो डेल्टा पी एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे उन्होंने देखा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां डेल्टा एक्स अगर निकालना चाहा तो ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी। अगर हम कहें कि डेल्टा वी की वैल्यू 0 ले लें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब क्या? एक बात तो ये समझ में आया कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 ले लिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 ले लिए तो डेल्टा वी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इसी को उल्टा हम लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट ले लिए तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इससे एक चीज क्या पता चला कि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए माइक्रो के में भी सिमिलर हो सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लाइक इलेक्ट्रॉन की चीज हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ इक्वेशन याद रखिएगा। लेमडा जैसे फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और दूसरा ये लेमडा इज इक्वल टू 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन में। ये एक ये लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी। इन्होंने क्या बोला? द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट बाय ई डेविसन एंड जर्मन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक बट इट इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दोनों के लिए वैलिड था, माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक, बट ये इसकी माइक्रोस्कोपिक के फिजिकल मतलब फिजिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। तो और एक चीज याद रखना, h अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू यूज करिएगा इक्वेशन में। h अपॉन 4 पाई की वैल्यू 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि द मास ऑफ पार्टिकल इज 1 mg। मास दिया है 1 mg एंड इट्स वेलोसिटी इज 4.5 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल? क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल। तो ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये चार इक्वेशन ऑप्शन है 1 2 3 4, आप निकालना क्या है? व्हाट शुड बी द वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं। क्या? लेमडा इज इक्वल टू, अभी तो बताते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमको h की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस अर्ग में है, ध्यान रखिए सीजीएस सिस्टम में पूछ रहा है। तो और m की वैल्यू ग्राम में, v की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.4722 इंटू 10 पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेमडा की वैल्यू है। क्या है? लेमडा की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स मास। क्या दिया है? इसका मास दिया है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट। मतलब लाइट की वेलोसिटी 1/10 पार्ट है। तो ठीक तो है। लेमडा इज इक्वल टू यूज क्या करेंगे? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहां से 1/10 लाइट की स्पीड से लेंगे तो यहां से एक पावर कम हो जाएगा। h की वैल्यू पता है, h लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी रख देंगे। यहां से लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.4 इंटू 10 पावर। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 10 पावर माइनस 11। अरे सॉल्व कैसे करोगे? 10 पावर माइनस 31 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा 10 पावर 3, ये 7 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर ऊपर आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, इसका आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल वेट ऑफ 25 ग्राम मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में, देन फाइंड आउट द डी ब्रोगली लेमडा एसोसिएटेड विथ इट, मतलब क्या पूछ रहा है, लेमडा की वैल्यू, फिर वही फॉर्मूला, लेमडा इज इक्वल टू क्या, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻7 क्यों आर्ग में, अपॉन एच एम की वैल्यू 25 इंटू 6.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻33 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा था, लेमडा, लेमडा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हेसेनबर्ग से क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज जीरो, मतलब क्या दिया है, डेल्टा एक्स बराबर जीरो दिया है, देन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अरे भाई लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगा दे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, अगर हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया है, अगर हम डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू लिखे एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया है जीरो, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, हमने बताया था, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा पी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर डेल्टा पी की वैल्यू इनफाइनाइट तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सॉरी अगर जीरो तो इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से डायरेक्ट हो गया ये क्वेश्चन। क्या पूछा था, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज जीरो देन फाइंड अनसर्टेनिटी, तो आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लगा लेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो दिया, डेल्टा पी निकालना है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, नोट कर लीजिएगा इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अच्छा ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, सेम क्वेश्चन है ये भी। आगे, अच्छा अब आ गया हमारा क्वांटम नंबर, क्या है क्वांटम नंबर, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, एक बार जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाएगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 10 सालों का कराया जाएगा पूरा, हो सकता है उसमें 50-60 क्वेश्चन हो, उसका सेट पूरा एक सेशन लेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर डिट्टो क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जेईटी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ के फॉर्म, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो। देखते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो हम व्हाट इज द नीड ऑफ क्वांटम नंबर, तो बताना कि टू नो द इंफॉर्मेशन, किसका, टू नो द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट विच ऑर्बिटल व्हाट इज द स्पिन, मतलब क्या, अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा इंफॉर्मेशन जानना हो तो हमको क्वांटम नंबर की हेल्प लेते हैं। क्वांटम नंबर 4 होते हैं, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है सेल्स के बारे में, एजमूथल क्वांटम नंबर हमको बताता है सब सेल्स के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है हमें ऑर्बिटल के, स्पिन क्वांटम नंबर हमको गिव्स अबाउट द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या देते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। एक चीज तो हमको क्लियर क्या हो गया कि ये क्वांटम नंबर हमारी मदद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के जानकारी में, मतलब सीधे सीधे चारों अलग अलग चीज बता रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स के बारे में बताते हैं, एजमूथल क्वांटम नंबर सब सेल्स के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स अबाउट द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम बात करते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, इट इज रिप्रेजेंट द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, मतलब क्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना वो हमें एग्जैक्ट बताता है साइज एनर्जी जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। दूसरा चीज एन की वैल्यू, इसको एन से दिखाते हैं, एन की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट हो सकती है, 1 टू इनफाइनाइट एन की वैल्यू हो सकती है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द न्यूक्लियस, अरे भाई अगर न्यूक्लियस से एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये बोर्स ने दिया था आर रेडियस निकालने के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन में। सिमिलरली ऐसे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर इज द एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। बात कर लीजिएगा आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, सॉरी नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए भी बोर ने दिया था, निकाल लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। अच्छा नोट करने वाली बात ये क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा किसी भी ऑर्बिटल ऑर्बिट और सेल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या बोलेंगे 2n स्क्वायर,
क्या लगाना है, 2, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की बात करें इससे, इस फॉर्मूले से हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पार्टिकुलर ऑर्बिट में। आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है एजमुथल क्वांटम नंबर। क्या, एजमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और सबसेडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या, एजमुथल के 2 3 4 नाम है, देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताता क्या, इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द सबसेल, सबसेल का शेप क्या है, ये कहां से पता चलता है हमको, एजमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताता है, इसकी वैल्यू, अच्छा एल की जो वैल्यू होती है 0 to n-1 होती है। एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर एल की वैल्यू 0 आए तो समझ जाना वो एस सब सेल्स की बात कर रहा है, अगर एल की वैल्यू 1 हो जाए तो पी सब सेल्स की वैल्यू, एल की वैल्यू 2 हो जाए तो डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 हो जाए तो एफ सब सेल एंड सो ऑन। ठीक, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज सेम, अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ एन सेम हो जाए, देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सब सेल, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। अगर एन की वैल्यू मतलब सेम ऑर्बिट में, अगर सेम ऑर्बिट की बात करें तो एनर्जी लेवल एस पी डी एफ के फॉर्म में बढ़ती हुई चली जाती है। अरे भाई समझ में आया, हाँ या ना। आगे आगे हम देखते हैं, अच्छा एजमुथल क्वांटम नंबर से ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, एल एल प्लस 1 इंटू में एन एच अपॉन 2 पाई। अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा पार्टिकुलर सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किसी पार्टिकुलर सेल में अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन सब सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, तो उसका फॉर्मूला 2 प्लस एल आ जाएगा। ठीक है, शेप ऑफ द सब सेल, एस का शेप स्फेरिकल होता है, आगे बताऊंगा क्यों स्फेरिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ इक्वली होती है। पी का शेप होता है डम्बल शेप, पी का शेप होता है डम्बल शेप, क्या होता है, पी का डम्बल शेप होता है, और डी का डबल डम्बल शेप होता है, एफ कॉम्प्लेक्स शेप, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसी को ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर, स्मॉल एम से दिखाते हैं। क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना उसका क्या ओरिएंटेशन है, क्या बताता है, कौन बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड each subcell is further divided into orbital the electron cloud is known as orbital। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं ना उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। अच्छा, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू एम की वैल्यू एम की वैल्यू होती है -L2 प्लस एल, एम की वैल्यू होती है -L2 प्लस एल की वैल्यू होती है। ऑर्बिटल क्या होते हैं, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग each electron is maximum is called an orbital। An orbital can be represented by 3 set of quantum number 2px। अच्छा आगे बताएंगे, ऑर्बिटल क्या है, सिंपली अगर हम पूछा जाए ऑर्बिटल तो बताना कि जहां इलेक्ट्रॉन क्या है मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम की बात करें। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही आगे नोड क्या होता है, इट इज अ पॉइंट या फिर लाइन या फिर प्लेन सरफेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। दो चीज है, क्या एक होता है शब्द नोड, एक होता है लोब, आगे बताएंगे फिर भी। नोड इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यहां मैक्सिमम सब लिख के मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। बात को समझिए, मान लेते हैं आप और आपके दोस्त हैं, आप हमेशा अपने दोस्तों के घर जाते हैं, क्या जाते हैं, अपने दोस्तों के घर जाते हैं। तो मान लीजिए एक दिन आप मम्मी पापा को अपने नहीं बताएं, तो मम्मी पापा को पता है ना कि आप कहाँ मिलोगे, आप उनके घर पे ही मिलोगे, उस दोस्त के घर गए तो हम क्या कहेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, आपको पाने की जगह मैक्सिमम कहाँ है, उस दोस्त के पास। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम उसे लोब बोलते हैं, और जहां मिनिमम हो जीरो हो, मतलब जहां ना मिलो आप, कंफर्म है कि आप यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ पे आप नहीं जाओगे। भाई क्यों, कौन ठेके पे जाता है भाई, ऐसे समझो तो आप नहीं जाते हो ना, तो कंफर्म है आप वहां नहीं जाओगे, तो मम्मी पापा जानते हैं वहां नहीं गए होंगे, मतलब जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हो आप वहीं पे तो जाओगे, तो उसको बोलेंगे लोब, और जहां पे नहीं जाओगे उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक, आप समझ में आए, इस एग्जांपल से तो भाई समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं,
नोड्स निकालने, एक रेडियल नोड होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, एक एंगुलर नोड होता है या नंबर ऑफ नोडल प्लेन। अच्छा, रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड ऑफ प्लेन को एल के बराबर होता है, एल मतलब एल, नंबर ऑफ एंगुलर एल, एल जिसको सब सेल्स हम दिखाते हैं एल से दिखाते हैं। नोट, न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट आर नॉट कंसीडर एज नोड। अच्छा, न्यूक्लियस और इनफाइनाइट को नोड में नहीं कंसीडर करते, नोट करिए, बेस्ट लाइन लिखा है क्या, न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट आर नॉट कंसीडर एज नोड, नोड में कंसीडर नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर s, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे है ना, उसका ओरिएंटेशन कौन बताता है, डायरेक्शन कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये तो प्लस हाफ होगा या माइनस, प्लस हाफ को बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बताते बोलते हैं क्लॉकवाइज, और माइनस हाफ को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई, ईच ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट टू इलेक्ट्रॉन विद, अच्छा ये किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अच्छा ये नोडल प्लेन हमारे, कुछ ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारा नोडल प्लेन का विजुअलाइजेशन है। जैसे ये नोडल प्लेन हमारे हैं, एक देख लीजिए आप, नोडल प्लेन है, ये नोडल्स प्लेन है, ये वाले नोडल्स प्लेन इधर साइड से हम, दीज आर द नोडल प्लेन्स, दीज आर द नोड्स, नोड्स क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन पाने की, व्हाइट वाला पार्ट, दिस इज नोड, दिस इज नोड, ये व्हाइट वाला आपको दिख रहा होगा, दिस इज नोड। देखिए जहां व्हाइट पार्ट है, क्या जहां व्हाइट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, नोड। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, तो नोड्स कहाँ है, जहां ये दिख रहा है व्हाइट पार्ट में। ठीक, आगे देखते हैं, बात करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, अगर मान लेते हैं इफ एल की वैल्यू जीरो देन एम जीरो, इट एम्प्लाइज दैट सब सेल हैज ओनली इनर ऑर्बिटल कॉल्ड एस ऑर्बिटल। अच्छा सही बात है, क्यों, एल की वैल्यू जीरो कह लिए, तो हमने बताया था एस सब सेल तो वही है, एल जीरो तो एम भी जीरो हो जाएगा, इसलिए ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, द एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल अबाउट न्यूक्लियस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बात समझना, अगर हम कहें कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सर इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर हम कहें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक डायरेक्शन में तो हम नहीं पाएंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बात को समझो भाई, अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर। अरे भाई बता लोगे, समझना, पूछा जाएगा व्हाई द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर, बताना होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली इन द सेंस कि आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है, बता ले जाएंगे। ठीक, आगे, the size of the orbital depend on the value of principal quantum number, there is one spherically symmetrical orbit, one s orbital is smaller than 2। अच्छा, हम बोले कि जो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल होगा वो तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेल्स पे ना, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, 1s हम कहेंगे 1s इज ग्रेटर लेस 2s इज ग्रेटर देन 1s, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2 क्या ग्रेटर वाला इन साइज होगा। बात समझ में आया, आगे हम बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में अगर हम बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। बात समझना, अगर हम कहें कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्यों 1s ऑर्बिटल है तो छोटा है, ऐसे 2s थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3s थोड़ा और बड़ा हुआ, अगर हम कहें कि इन तीनों में 1s 2s 3s में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्या भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां होगी, हम बोलेंगे कि 1s में। क्यों 1s में होगा, देखो दूसरा हम कलर यूज कर लेते हैं, 1s में दूसरा क्यों, हम ये बोलेंगे कि 1s में
जैसे 1s से 2s में गए, क्या जैसे 1s से 2s में गए तो क्या हुआ, सेल्स बढ़े, सेल्स बढ़े तो मतलब न्यूक्लियस की साइज भी बड़ी होगी। भाई न्यूक्लियस की साइज बड़ी होगी ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, क्या हुए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, थोड़ा दूर दूर फैले होंगे, तो प्रोबेबिलिटी वहां कम हो गया ना 2s में, तो 1s की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, ज्यादा। तो जैसे जैसे सेल्स की साइज बढ़ेगी, क्या बोला, जैसे जैसे सेल्स की साइज बढ़ेगी 1s से 2s या 2s से 3s, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब कम हो जाएगा। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए 1s और 3s या 1s और 2s में कहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएंगे, तो आप बोलिएगा 1s में इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा। बात समझ में आया, हाँ या ना। आगे बात करते हैं, जैसे जैसे लिखा है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का में इलेक्ट्रॉन जो है वो फैलेगा, जब फैलेगा तो प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की पाने की। इन केस ऑफ 2s द प्रोबेबिलिटी इज अगेन मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड देन डिक्रीज। अच्छा, अगर हम नियर द न्यूक्लियस की बात करें 1s और 2s में, नियर तो न्यूक्लियस में होगी, नियर द न्यूक्लियस में होगी, लेकिन अगर साइज बढ़ती जाएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द साइज एंड एनर्जी ऑफ द एस ऑर्बिटल इंक्रीज एज द, बताएं साइज और एनर्जी एस ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में। अरे भाई एन की वैल्यू अगर 1 है और एन की वैल्यू 2 है तो भाई साइज किसकी बढ़ी, तो 2 की ना, क्योंकि पहली ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट, तो साइज क्या है, दूसरी ऑर्बिट, मतलब क्या, साइज बढ़ गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बढ़ेगा वैसे साइज ऑफ एस ऑर्बिटल बढ़ेगा। आगे बात करते हैं, मूव टू नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ केस सेकेंड, इफ एल इज 1, अगर बोल दिया एल की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू क्या -1 2 1 हुआ, इट इंप्लाइज दैट पी सबसेल, क्यों एल की वैल्यू पी सबसेल, पी सबसेल है 3 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, कौन कौन से, एक px, एक py, एक pz, कौन कौन से, px, py एंड pz। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, अब शेप देखते हैं, देयर आर 3 p ऑर्बिटल कॉमनली रिफर्ड एज px, py, pz, these 3 p ऑर्बिटल पोजेस इक्विवेलेंट एनर्जी, याद रखना। अच्छा, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, क्या, उसी को बोलते हैं डीजेनरेसी, क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। आगे शब्द याद रखिए, क्या, डीजेनरेसी। तो हम कहेंगे अगर px, py, pz है, क्या है, px, py और pz तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम है, क्या है, सेम है, क्योंकि p ऑर्बिटल है ना, ये px, py, pz ये बताते हैं किस एक्सिस पे हैं। तो these three orbitals and therefore have same relation with the nucleus, they have differ in their direction and distribution of charge। बस अंतर क्या है, इनका डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, अलग अलग डायरेक्शन, क्यों, px अलग एक्सिस पे, py अलग एक्सिस पे, pz अलग एक्सिस पे है। टाइप्स ऑफ अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में ईच p ऑर्बिटल है डंबल शेप, 2 lobes each are represented from each and point of zero probability called node। अच्छा, जैसे ये प्लेन है, हम बताते हैं जैसे px का प्लेन है, क्या है, ये px ऑर्बिटल है, क्या है, मान लेते हैं px, हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या है, px है। अगर हम इसको y नाम दे दें, py है, इसका नाम अगर हम z दे दें, इसको मान लेते हैं pz, तो हम क्या देंगे, pz, ये pz है। हम कहेंगे ये px है, py, pz, एक्सिस के अलोंग है, px, py, pz। तो हम समझ क्या पाए कि 2 लोब होते हैं, p ऑर्बिटल में 2 लोब, अभी बताया तो लोब क्या होता है, LOBE, लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। जहां अगर हम पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां मैक्सिमम है, अगर इसको फिगर से देखा जाए, इस फिगर से देखा जाए तो हम कहेंगे ये लोब है, इसमें यहाँ पे लोब में। अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम 0 कहां होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 कहां होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे होगा, कहां होगा, यहाँ पे। ये क्या है, नोड, क्या है, नोड, दिस आर नोड एंड दिस इज लोब, ये क्या है, लोब है, क्या है, जो पीले इधर क्या है, ये लोब्स हैं, लोब्स, एक प्लस हाफ, एक का नाम प्लस होता है, एक माइनस, यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाने की संभावना होती है। और नोड क्या है, नोड हम बोलेंगे वो स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन की संभावना बिल्कुल पाने की 0 हो, ठीक है। द 2 lobes of each orbital are separated, each orbital is separated by a plane of 0 electron density called, अच्छा, nodal plane बता दी। each p orbital has higher energy level, also double shape, but they have nodal
प्लेन सरफेस। जैसे एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं था, रीजन क्या था 1s में, रीजन क्या था, वो स्फेरिकल शेप था, इलेक्ट्रॉन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होते हैं, मतलब क्या, एक ऐसी जगह है जहां पे पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, या पाने की प्रोबेबिलिटी, शब्द याद रखिएगा, क्या प्रोबेबिलिटी। आगे हम बात करते हैं, जैसे नंबर ऑफ नोड्स इन पी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ नोड्स निकालना हो पी ऑर्बिटल में, तो अगर पी ऑर्बिटल n-2, जैसे 4p है, 4p है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए n-1 फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 4 -1 क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, आगे हम बताएंगे आपको। ये हमारा एक डायग्राम है, ले लीजिएगा। अच्छा, केस थर्ड, व्हेन L इज इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 का मतलब डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किसकी, डी ऑर्बिटल की, इसके 5, क्यों, m की वैल्यू क्या, प्लस L से 2 माइनस L होता है, प्लस 2 क्या -2, मतलब क्या, -2 -1 0 +1 +2, क्या डी के कितने ऑर्बिटल, 5, और एनर्जी लेवल सबके सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक का नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बना दिए। क्या है, एक का नाम क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर, मतलब डी के कितने, 5, और पांचों की एनर्जी लेवल सेम है, इसी को तो डीजेनरेसी बोलते हैं, लिखा है ना, इट इंप्लाइज दैट डी सब सेल ऑफ एनी एनर्जी सेल्स हैव 5 ऑर्बिटल, एज 5 ऑर्बिटल का नाम हमने लिख दिया, कॉन्टेन 4 लोब्स, इनमें कितने लोब्स होते हैं, 4, while fifth orbital dz square consist of only 2 lobes, 2 lobes, ध्यान रखिए, the lobes of dxy orbital lie between xy axis, similarly dy, बताया, समझिए, ज्योमेट्री ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल टेबल, बात को समझिए, हम कहें कि dx और dy dz और dx स्क्वायर माइनस वाई कितने लोब होंगे, जैसे हम dx का एक फिगर बना दे रहे हैं, dx का अगर हम फिगर बनाएं, x y, x और y, तो x के और y के प्लेन में, तो इसमें 4 लोब्स हैं, 4 लोब, लेकिन डी जेड स्क्वायर में कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स, याद रखिएगा, क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। जैसे ये फिगर है हमारे पास, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल का, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स है, ये लोब्स, लोब्स क्या, इलेक्ट्रॉनों की पाने की संभावना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, पाने इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मैक्सिमम होंगे। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जीरो, मतलब नोड कहाँ है इसमें, हम नोड, हमको नोड हम बताएंगे इसमें, इसमें नोड ये है, नोड, दिस इज कॉल्ड नोड, दिस इज कॉल्ड, इसमें नोड, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नोड, दिस इज कॉल्ड नोड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नोड्स है, मतलब क्या, डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर में, यहाँ डी जेड स्क्वायर में हम देखेंगे, डी जेड स्क्वायर में केवल 2 लोब्स होते हैं, एक लोब्स ये, एक लोब्स ये, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बात समझ में आए। डी ऑर्बिटल में 5 सबसेल, डी के 5 सबसेल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड, बस अंतर क्या है, डी जेड स्क्वायर में, डी जेड स्क्वायर में 2 लोब होते हैं, बाकी में 4 लोब, लोब वो जगह होती है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट हम। अच्छा, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का, जैसे 1s ऑर्बिटल में नोड्स कितना, 0 रेडियल, अच्छा टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला लिख दे रहे ऊपर, n-1, रेडियल नोड्स का n-l-1, एंगुलर नोड l के बराबर, तो आप लोग कर लीजिएगा, टोटल नोड्स 1s के लिए, तो 1 में 0, रेडियल नोड, तो इसीलिए 1s ऑर्बिटल में कोई नोड्स नहीं होता, नोट कर लीजिए, नोड 1s ऑर्बिटल में नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑल यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन क्या अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ऐसे एस का है, फिर पी का, फिर डी का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हम लोग। क्वेश्चन है, फॉर 7p कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड n, अब भाई 7py है, n की वैल्यू 7, l की वैल्यू p के लिए 1, py है, m की वैल्यू py, m की y के लिए p की वैल्यू, अगर हम कहें कि -1, m की वैल्यू -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, ठीक, s की वैल्यू क्या हो सकती है, +½
और माइनस हाफ हो सकती है। 7 ऐसे निकाल लीजिएगा 7py का, ये n की वैल्यू n 7, p के लिए l की वैल्यू 1, m के लिए -1 0 +1 हो सकती है, s के लिए प्लस हाफ हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम कहें 3s है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, s की वैल्यू प्लस हाफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5d(z²), ये आप लोग को दे रही, कमेंट करिएगा, कमेंट कमेंट करिएगा आप लोग, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को हम एक दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नॉट पॉसिबल, बताइए कौन सा क्वांटम नंबर नहीं पॉसिबल है। जैसे अगर हम कहें n की इसमें 7 दिया, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू इसमें 3, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3। एक चीज याद करिए, नोट करिएगा, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, मतलब क्या, ऑर्बिट बड़ा ही होगा ऑर्बिटल से। अरे भाई, अगर हम ऑर्बिट को कंसीडर करें एज अ हाउस, उसके अंदर रूम को ऑर्बिटल, तो भाई घर हमेशा एक कमरे से बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए, इस तीसरे केस में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू हो जा रही थी, तो मतलब क्या, n यहाँ लेस देन l हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये तीसरा नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल पूछा था तो आंसर हो गया तीसरा, आंसर हो गया तीसरा। एक मीम से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक क्या सीखते थे, 288, अब हम 11 में क्या सीख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग सीख लेंगे। जस्ट ये यार जोक्स। आगे देखते हैं, पार्ट 6 है हमारा, देखते हैं क्या, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक इन सबसेल। अच्छा, दो तीन रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे सबसेल में फिल होते हैं। पहला पहला है अब बाउ प्रिंसिपल, दूसरा है n+l रूल, तीसरा है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये चार रूल ही फॉलो करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे सबसेल में भरा गया है, इलेक्ट्रॉन कैसे सबसेल में फिल हुआ है, ये चार रूल फॉलो होते हैं। पहला हम अब बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्या अब बाउ प्रिंसिपल, देखते हैं अब बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है। इट्स ए जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप, बाउ का मतलब होता है एक जर्मन वर्ड। अच्छा, gives a sequence in which various subcell are filled depending on the other of the energy of various subcell. The subcell with minimum energy is filled first. मतलब क्या, एक बात समझ में आ गया। अब बाउ के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल, या इसी को है मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी लेवल से कहा मैक्सिमम एनर्जी, बढ़ते हुए क्रम में फिल करते हैं। जैसे ये तो एक तरीका मैं आपको बता दें, जैसे ये 1s है, क्लियर कम होगा, 1s 2s ये तरीका है। अगर देखना है तो हम पहले फिलिंग क्या करेंगे, 1s में 1s के बाद 2s 3s 3p, तो 1s 2s 3, मतलब नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होगी, पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे लो एनर्जी लेवल में होगा, ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में हम फिल कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये फिगर से देख लीजिए, याद कर लीजिए कि ये क्या है। पहले हम क्या लिखेंगे, यहां से 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s 3p, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है आप इसी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो ये ऑर्डर है, मेंस में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड ये सब चीजें आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं n+l रूल, n+l रूल, n क्या है, यहाँ हमने बताया था कि n क्या है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी, l क्या है यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यही बताए थे। n+l रूल क्या होता है, according to it the sequence in which various subcell are filled can also be determined with the help of n+l value given by subcell. The subcell which has lowest n+l value is filled first. When two or more subcell have same n+l value, then subcell with lowest value of n is filled. अच्छा, इस रूल के अकॉर्डिंग n+l रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। जैसे अगर हम कहें 2s और 2 में कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो इसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, इसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो यहां से n+1 रूल लगाएंगे, n+n 2s के लिए n+n रूल की वैल्यू 2+0 मतलब 2, और 2p के लिए n+s की वैल्यू n+l की वैल्यू कितना आ गई 3। अब लोवेस्ट वैल्यू 2 है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा,
2s में फर्स्ट फिल होगा, फिर उसके बाद 2p में। मतलब क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा लो से हायर एनर्जी लेवल में फिल होता है। अगर n प्लस एल की वैल्यू मान लेते सेम आ जाए, क्या इफ n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तब क्या करेंगे, n जो जिसकी वैल्यू n की वैल्यू छोटी होगी, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। बात समझ में आए, समझिएगा। n प्लस ये एल रूल ये कहता है कि n प्लस एल की वैल्यूज ऐड करने पे जिसकी मिनिमम वैल्यू आ जाए उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी, उसके बाद हायर वाले में। अगर इफ ऐसे भी तो हो सकता है n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तब क्या देखें, तो ये देखेंगे जिसमें n की वैल्यू छोटी हो वो पहले फिल होगी। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं, आगे हम देखते हैं हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल ऑफ सब सेल इन सच वे टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। Thus, the orbital available in the subcell are filled single with parallel spin before they being to be paired. This means that pairing of electron occur with the introduction of second electrons in S subcell and fourth electron in P। बात को समझिए कि जैसे अगर हमको फिलिंग करना है, अगर मान लेते 1s2 करना है, तो पहले हम s में तो दो एक ही होते, अगर हम p ऑर्बिटल लेते हैं, क्या लेते हैं, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में 3, तो p ऑर्बिटल में पहले अगर मान लेते हैं हमको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कितना 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले हम एक एक सिंगल पेयर कर लेंगे, उसके बाद हम पेयर करेंगे, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयर पेयर। तो ये रूल होता है, ऐसे नहीं होगा कि आप पहले इसमें कर दें, पहले इसमें कर दें, फिर इसमें कर दें, फिर इसमें, नहीं, ये रूल गलत है। मतलब ये देखिए फिलिंग इसमें ये राइट है, पहले एक एक सिंगल भर दिया गया, फिर उसके बाद जैसे 1s2 में 2, p में 3 भरना है, तो ये 3 हो गए, 2p3 है ना 3। अगर 1s2 में ये गलत क्यों है, 2p3 भरना था, तो अब 2p3 1s2 2s2 2p3 भरना है, तो 1s2 में एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 2p, फिर यहाँ, फिर मतलब ये रॉन्ग हो गया है। सिमिलरली ये सही है। अगर हम फिलिंग करें 1s2 2s2, अगर हमको फिलिंग करना है तो पहले 1s2 में, फिर 2s2 में 2p6। ऑर्डर क्या है, मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी से हमें मैक्सिमम एनर्जी लेवल में जाना होगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा। अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, सेम है ऑल 4 क्वांटम नंबर। अच्छा, किसी भी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं 2s2, एक लेते हैं 2p3। अब इसमें nlm की वैल्यू और इसमें nml की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 2, l की वैल्यू यहाँ पे 0। अगर हम m की बात करें तो इसकी वैल्यू प्लस l से माइनस l, 2 माइनस l, s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ। अगर यहाँ पे भी n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू आ गई 2, लेकिन यहाँ पे l की वैल्यू 1। बात क्या समझ में आए कि किसी भी 2 सबसेल्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट कोई एक डिफर करेगा। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। बात को समझिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो सब सेल में प्रेजेंट है उनका ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, एटलीस्ट एक डिफर होगा, जरूर होगा। आगे, एन ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट, किसी भी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन, उनका पहला एक्सेप्शन है क्रोमियम। क्रोमियम का एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, 4s2 3d4, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ अनस्टेबल, याद रखिएगा, ड्यू टू अनस्टेबल, क्या ड्यू टू अनस्टेबल के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता। लास्ट में इसका अगर ऑर्डर सेट कर रहे थे 4s2 3d4 आ रहा, तो ये गलत है, नहीं, इसका होगा 4s1 3d5। रीजन क्या है, ये वाला मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है एक्चुअल में, ध्यान लीजिएगा ये, ठीक, ना कि 4s2 3d5। सिमिलरली कॉपर का एक्सेप्शन है, कॉपर में क्या होना चाहिए 4s2 3d10, लेकिन ड्यू टू अनस्टेबल, ये अनस्टेबल ज्यादा होगा, क्या होगा अनस्टेबल, तो ये फॉलो नहीं होता। तो 4s1 3d10 ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये फॉलो होता है। तो डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, 10 हो जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो ये एक्चुअल ये होता है, नोट कर लीजिएगा। वेरी 2 एक्सेप्शन होते हैं, एक क्रोमियम का, एक कॉपर का, अबाउ प्रिंसिपल का। नेक्स्ट देखते हैं,
अच्छा, टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट फॉर, अच्छा, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना तो कुछ स्टेप्स बता दिया गया है। पहला डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर जेड, पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर अंडरस्टैंड द एनर्जी लेवल जैसे 1s2 2s2 आपको पता होना चाहिए। फिर असाइन द सबसेल एसपीडीएफ, द फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 contain SL, the second orbit and contain S and P, third energy level contain S, P and D, fourth contain S, P, D and F। अरे भाई क्यों 1s होता ही है ना, 2s, 1 के बाद 1 भी तो नहीं होता ना, क्यों? एक रूल हमने बताया था, क्यों? n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, n हमेशा l से बड़ा ही होगा, n से l, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन l होगा। इतनी बात समझ में आया? आगे हम बात करते हैं, अगर हम कहें कि एनर्जी लेवल 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, अगर एनर्जी लेवल 4 है तो हम इसका मतलब इसमें क्या होगा, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। ये इसमें चारों पॉसिबल है। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं इसमें, ये रूल्स है सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल एग्जाम्पल कुछ है, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 सिंपल। हीलियम है एटॉमिक नंबर 2 तो 1s2, लिथियम 3 तो 1s2 2s1, बेरिलियम 4 तो 1s2 2s2। दीज आर द एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल थे कैसे फिल करेंगे, बस याद रखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे ऐसे चलता जाएगा जो आपको रूल बताया अभी। आगे हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बस समझाने के लिए 20 तक करीब दे दिए थे। दीज आर द कॉपर। अच्छा, ये क्या है, अब इधर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले फिलिंग यहां से होगी फिर इधर होगी ना, ये बस ऐसे समझाने के लिए है आप लोग के लिए। आगे अच्छा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। अब भाई क्रोमियम एक्सेप्शन था, क्रोमियम एक्सेप्शन था, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब क्रोमियम तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, लास्ट में क्या आया था, 3d 4s2 3d 3d4 या 4s1 3d4, यही आया था ना। आप इसमें क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्या पूछा है, पहले क्रोमियम का 24 होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे देखिए ना पीछे अभी करवाया था जस्ट, क्रोमियम का, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको एक्सेप्शन में पढ़ाया था ना, पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम का इसमें देखिए 4s1 3d5 होना चाहिए, तो अनपेयर्ड इसमें एक, इसमें एक किसे 5, तो 5 1 6, तो कितना हो गया अनपेयर्ड क्रोमियम का 6, 4s1 3d5, 4s1 3d5, 4s1 लास्ट में 3d5 इसमें कितने अनपेयर्ड, एक, इसमें डी में अगर इसकी फिलिंग किया जाए, इसकी फिलिंग किया जाए डी में 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड 5 1 6, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्रोमियम +3 में, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो जाने का मतलब क्या, तो इसमें +3 का मतलब कितने बचे 3, अगर 6 था। सेकंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबसेल ऑफ क्रोमियम Cr3+ का निकाल लीजिएगा। इसको आप कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन, इसमें 3d+ में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ Fe3+। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग के लिए 2-3 क्वेश्चन है, क्या करना है कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट 2k 8l 11m and 2n इलेक्ट्रॉनिक, द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन द एटम, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन द एटम, तो कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, तो भाई KLM होता है, तो नंबर ऑफ p में पूछा है, तो नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन कितना 2 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन k सबसेल, के सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इन L and 8 इलेक्ट्रॉन इन द M सेल, द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट K L M N, या फिर हम इसको कहें 1 2 3 4, तो अगर हम K में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 8, इसमें इसमें भी 8, तो 2 8 8, इसमें तो S होता p इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो p इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें 2s2 2p 6, तो 6 और इसमें
8 तो 2s 3s2 3p6, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कितना? 12, क्योंकि 6 उसमें भाई 2p6 और 3p6 आई आ रहा था ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? इसका आंसर हो जाएगा 12। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर of such electron in atom with quantum number n is equal to 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, तो आंसर इसका आएगा तो n की 3 और l की वैल्यू 2। l की वैल्यू हम बताए थे, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो 3d n वैल्यू 3, मतलब 3d की बात कर रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन इन एटम विद क्वांटम नंबर 3d, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। 10 ही तो है मैक्सिमम। डी में कितने? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ना, तो भाई 10 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द पोटेशियम द प्रोबेबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन। इसको भी आप कमेंट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसमें कमेंट करके आप लोग बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 4s3d। आप सोचिएगा, इसका आंसर को कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक, बात को समझिएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अभी हम बेसिक बेसिक थ्योरी उठाए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन के करीब करवाएंगे। हो सकता है 2 पार्ट में हम बनाए। अभी थ्योरी देखिए, थ्योरी पढ़ के जेईई मेंस नहीं क्लियर किया जा सकता जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू चैनल।